Hello everyone, my name is Satya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm going to explain a lesson entitled The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. Broke is the second form of break, लेकिन यहाँ जो break the bank टाइटल में आया है वो एक इडियम है, मुहावरा है। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है टू रूइन द बैंक फाइनेंशियली, किसी बैंक को फाइनेंशियली बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कुछ ऐसा कर देना जिससे बैंक के पास सारा पैसा खर्च हो जाए, यानी बैंक के पास एक भी पैसा ना बचे। तो टाइटल का मीनिंग यही है कि वो लड़का जिसने बैंक को ही बर्बाद कर दिया, यानी बैंक को फाइनेंशियली रूइन कर दिया। तो ये जो बॉय बोला जा रहा है, ये किस बच्चे की बात हो रही है, ये किस बॉय की बात हो रही है? तो आंसर है नाथू की। तो इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड ने यही बताया है कि एक बच्चे नाथू की वजह से एक बैंक को सफ़र करना पड़ता है और अपना सारा पैसा गंवाना पड़ता है। ठीक है, तो नाथू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द बैंक, दिस इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। अब ऐसा कैसे हो जाता है कि नाथू की वजह से बैंक रुइन हो जाता है, यही है पूरी स्टोरी। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि चैप्टर में है क्या, फिर मैं इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं ना, ये है सेठ गोविंद राम का बैंक। ठीक, इस सेठ गोविंद राम के बैंक में नाथू जो है वो स्वीपर है। ठीक, झाड़ू लगाता है बैंक में, यानी कि ये एक पार्ट टाइम वर्कर है उस बैंक का। एक्चुअली हुआ ये है कि इस बैंक में जो क्लर्क पार्ट टाइम वर्कर्स को सैलरी देता है वो एब्सेंट चल रहा है, छुट्टियां मार रहा है, आ नहीं रहा है बैंक, जिसकी वजह से नाथू को 2 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली है। नाथू ऑलरेडी एक गरीब है और 2 महीने से सैलरी ना मिलने पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और परेशान भी है। एक दिन नाथू बैंक की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहा था और वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में था क्योंकि 2 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी। तभी उसका फ्रेंड सीताराम वहाँ से गुजरता है। ये सीताराम एक धोबी यानी वॉशरमैन का बेटा है। तो इसके फादर कपड़े धोते हैं और प्रेस करने के बाद ये सीताराम ही कपड़ों को घर घर पहुंचाता है। तो वो कपड़े लेके वहाँ से पास हो रहा था, इसने देखा कि नाथू बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। तो नाथू को ये तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी नए जॉब का बंदोबस्त करता हूँ क्योंकि ये लोग तो तुम्हें 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। ये कह के सीताराम चला जाता है कपड़े पहुँचाने के लिए। तभी ये सुनता है मिसेस प्रकाश के मुंह से कि उनको एक स्वीपर की ज़रूरत है। तो ये मिसेस प्रकाश से कहता है कि अगर आपको स्वीपर की ज़रूरत है तो मेरा फ्रेंड नाथू जो कि सेठ गोविंद राम के बैंक में स्वीपिंग का काम करता है, वो अपनी जॉब स्विच करना चाहता है क्योंकि उसको वहाँ पे 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो वो बहुत परेशान है। आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरे फ्रेंड का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सुनकर मिसेस प्रकाश सीताराम से पूछती हैं कि ये बताओ कि सेठ गोविंद राम के बैंक में नाथू को 2 महीने से सैलरी क्यों नहीं मिली? कि वो तो एक पार्ट टाइम वर्कर है, उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा खास तो नहीं होगी, उसको सैलरी क्यों नहीं मिली? तो ये सुनकर सीताराम अपने कंधे उचकाते हुए कहता है कि शायद सेठ गोविंद राम के बैंक में उसे देने के लिए पैसे ना हो, इसीलिए सैलरी नहीं दी हो। बस सीताराम का ये स्टेटमेंट कि शायद उनके पास देने के लिए पैसा ही नहीं है तभी 2 महीने से सैलरी नाथू को नहीं दी गई है, ये स्टेटमेंट मिसेस प्रकाश पकड़ लेती हैं और इसको तोड़ मरोड़ के बताती हैं मिसेस भूषण को। मिसेस भूषण आगे पहुंचा देती हैं मिसेस किशोर को। मिसेस किशोर से पता चलता है उनके हस्बैंड मिस्टर किशोर को। मिस्टर किशोर आगे पहुंचा देते हैं फैज़ हुसैन बार्बर जो कि एक नाई है। ये फैज़ हुसैन से पता चलता है उसके कस्टमर को। उसका कस्टमर जो है घर पे पता करता है सेठ गोविंद राम के, जिससे उसको पता चलता है कि सेठ गोविंद राम तो घूमने गया है। तो वहाँ से इन लोगों का शक और बढ़ जाता है कि अच्छा, इसका मतलब सही है, बैंक में पैसा ख़त्म हो गया है तभी नाथू को सैलरी नहीं दी है और सारा पैसा लेके सेठ गोविंद राम कश्मीर घूम रहा है। तो ये सब इन लोग अपने मन से गढ़ लेते हैं और पूरे गाँव में ये अफवाह फैल जाती है कि बैंक इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी बैंक के पास पैसा ख़त्म हो गया है। बस अब क्या था, गांव के सारे लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं बैंक के सामने। जिनका पैसा था वो तो पैसा मांग ही रहे थे, लेकिन जिनका पैसा नहीं भी था वो केवल मज़े लेने के लिए बैंक को नुकसान पहुंचाते हैं, ईंटें पत्थर फेंकते हैं। तो बैंक को काफ़ी नुकसान होता है,
पुलिस वगैरह आती है बीच बचाव करने के लिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है केवल सीताराम के एक स्टेटमेंट से, जो कि उसने ये कह दिया कि शायद सेठ गोविंद राम के पास देने के लिए पैसे ना हो। सिचुएशन बिगड़ने की वजह से वो जो क्लर्क छुट्टी पे नहीं आ रहा था उसका काम दूसरे क्लर्क्स निपटाते हैं, और पार्ट टाइम वर्कर्स नाथू के तरीके से और भी लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही थी 2 महीने से, सबकी सैलरी रुकी हुई थी क्योंकि वो क्लर्क छुट्टी पर था और दूसरे क्लर्क जो हैं इस क्लर्क का काम करने को रेडी ही नहीं थे। तो एक तरीके से रस्किन बॉन्ड ने ये भी दिखाया है कि सरकारी ऑफिस में कैसे काम चलता है। एक इंसान के ना आने पर दूसरा इंसान उसका काम नहीं ले सकता है, जिसकी वजह से एक गरीब इंसान को कितना सफ़र करना पड़ता है। तो कई सारे लेसन छुपे हुए हैं इसमें। तो भाई बहरहाल नाथू को उसका पैसा वापस मिल जाता है, नाथू के तरीके से और जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं उनको भी पैसा वापस मिल जाता है। तो रस्किन बॉन्ड का इस लेसन को लिखने के पीछे एम यही है, वो यही बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारा छोटा सा स्टेप, हमारा छोटा सा स्टैंड कितना बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट दे जाता है। हालांकि सीताराम का वो जो स्टेटमेंट था इसकी वजह से पूरा बवाल मच गया, बैंक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो स्टेटमेंट हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है। उसका स्टेटमेंट क्या था कि सेठ गोविंद राम के पास शायद नाथू को देने के लिए पैसे ना हो। तो ये स्टेटमेंट उस टाइम जब कहानी लिखी गई थी उस वक्त की पिटिएबल कंडीशन को दिखाता है, मेजरेबल कंडीशन को दिखाता है कि जब सेठ लोग गरीबों के बारे में सोचते ही नहीं थे। आप देखो सेठ गोविंद राम कश्मीर घूम रहा था जबकि नाथू जो उसके स्वीपर था बेचारे को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो इन गरीबों को कितना ही पैसा मिलता होगा, बहुत ही कम, और उनसे इनका घर चलता होगा। सोचो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली होगी तो कैसे ये अपना गुजारा कर रहा होगा। और खुद सेठ गोविंद राम कश्मीर घूम रहा था। तो इस सीताराम के स्टेटमेंट से जिसकी वजह से काफ़ी बवाल हुआ एंड बैंक ब्रेक हुआ, इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत बड़ा लेसन हमें रस्किन बॉन्ड ने दिया है। इसके साथ साथ एक और मैसेज मिलता है, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ स्मॉल स्टेप, जैसे कि सीताराम ने लिया। सीताराम ने हेल्प करना चाहिए मिसेस प्रकाश की क्योंकि उनको एक स्वीपर की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ नाथू की हेल्प करना चाहिए, उसको एक नई जॉब की ज़रूरत थी। तो ये तो था ओवरव्यू, मॉरल क्या थीम है मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने को आता है, अभी भी आप इस पर्टिकुलर मेरे डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए या बीच बीच से जो एक्सरसाइजेस आती है इसके लिए आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पे कमांड होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द लेसन। बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप बुक खोल के रीड कर रहे हो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, तो रीडिंग आप खुद से करिएगा। मैं रीड नहीं करूँगी, मैं केवल हिंदी एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज अगर मैं रीड भी करती रहूँगी साथ साथ तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो खुद से रीडिंग करिएगा, केवल सुनिएगा नहीं, ठीक है। तो जब आप लाइन पढ़ के एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो वो आपको जल्दी कमांड लाएगा लेसन पर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाथू जो कि एक स्वीपर बॉय था उसने अपने आप से कंप्लेन करी। ग्रम्बल कहते हैं कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, गुस्से में बड़बड़ाया वो अपने से ही। जब वो झाड़ू लगा रहा था, पास में लोकल बैंक था जो कि सेठ गोविंद राम का था, उस बैंक की सीढ़ियों को वो झाड़ू लगा रहा था, तो वो कुछ अपने आप से बड़बड़ा रहा था। और वो सेठ गोविंद राम कौन था? मैन ऑफ वेल्थ, बहुत अमीर इंसान था। Whose haphazard business, haphazard कहते हैं अनऑर्गेनाइज एंड केयरलेस, जिसका केयरलेस बिजनेस डीलिंग्स की वजह से नाथू को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। हैड ऑफन ब्रॉट हिम टू द वर्ज ऑफ द रूइन। वर्ज ऑफ द रूइन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ लूजिंग ऑल द मनी। तो ये किस तरफ इशारा हो रहा है? 2 महीने की सैलरी की तरफ, यानी कि इसी सेठ गोविंद राम मैन ऑफ वेल्थ की वजह से और इसके केयरलेस बिजनेस डीलिंग्स की वजह से नाथू को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, यानी 2 महीने की सैलरी गंवानी पड़ी थी। तो यहाँ पे हैपहैज़र्ड बिजनेस क्यों बोला गया है? क्योंकि वो अपना घूम रहा है, उसको ये परवाह नहीं है कि उसके यहाँ कोई क्लर्क एब्सेंट हो रहा है और उसके एब्सेंट होने पर बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो ये सारा जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उसकी, वो कैसी है? अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके, तो बीइंग अ ओनर उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं रख रहा है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि वो हैपहैज़र्ड बिजनेस डीलिंग्स करता है। नाथू ने उस स्मॉल ब्रूम को, ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, छोटी सी झाड़ू लिए हुए था, उसको बड़ा तेजी के साथ और बहुत ही लापरवाही से यूज़ किया, जिसकी वजह से जो धूल थी ना वो ऊपर उड़ने लगी और उसके हेड पर एक धूल का क्लाउड सा बन गया और
फिर से धूल जाकर सीढ़ियों पर जमा हो गई। एज ही बैंग्ड कहते हैं टू स्ट्राइक, पटकना, ठीक है। जैसे ही उसने अपना पैन यहाँ पे बोला जा रहा है डस्ट पैन को, जिसमें हम कूड़ा उठाते हैं, ओके, तो अपना पैन उसने तेज़ी से डस्टबिन की तरफ मारा, पटका। तभी वहाँ से सीताराम, जो कि एक वॉशरमैन का बेटा था, वहाँ से गुजरा। डेली की तरीके से सीताराम डिलीवरी राउंड पर था, यानी कपड़े देने के लिए निकला था, और उसके सर पर फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स का बंडल रखा हुआ था। जब सीताराम देखता है कि नाथू लापरवाही से झाड़ू लगा रहा है, तो वो नाथू से कहता है कि भाई धूल ना उड़ाओ, क्या तुम अनॉयड हो, यानी परेशान दिख रहे हो, क्योंकि इस महीने भी वो 5 रुपये तुम्हें, यानी कि तुम्हारी सैलरी देने को मना कर रहे हैं। स्वीपर बॉय यानी कि नाथू कंप्लेन टोन में बोलता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, मुझे मेरा रेगुलर पे भी नहीं मिला है अभी तक, 2 महीने का पे ड्यू हो चुका है, यानी 2 महीने से मुझको मेरी सैलरी नहीं मिली है। हु वुड थिंक, कौन ऐसा सोच सकता है कि ये जो बैंक है एक गरीब इंसान की सैलरी 2 महीने तक होल्ड अप कर सकता है, रोक सकता है। जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा ना, आई एम ऑफ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जॉब नहीं करनी है। जैसे ही मुझे पैसा मिलता है, दूसरे ही हफ्ते में यहाँ पे काम ही नहीं करूँगा। और दोबारा से नाथू अपने पैन को डस्टबिन की तरफ स्ट्राइक करता है कई बार। तो सीताराम कहता है, वेल आई विश यू लक। तो क्यों बोला उसने विश यू लक? क्योंकि नाथू कह रहा है कि जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। तो इसीलिए सीताराम उसको विश यू लक बोल रहा है और कह रहा है कि मैं भी ढूंढूंगा तुम्हारे लिए कोई नई जॉब। एंड ही प्लॉडेड कहते हैं डिफ़िकल्टी के साथ चलना, क्योंकि सीताराम के हाथ में वो प्रेस्ड फ्रेशली क्लॉथ्स थे, तो काफ़ी बंडल वो हाथ में लिया था, तो मुश्किल से चल पा रहा था, नंगे पैर था, ठीक है। और इतना बड़ा जो बंडल उसके हाथ में था, उसकी वजह से उसका सर और उसके शोल्डर छुपे हुए थे ऑलमोस्ट। सीताराम वहाँ से चल देता है, जगह जगह उसको कपड़े देने थे। जब चौथा घर वो विजिट कर लेता है, तो वहाँ पे एक औरत की वो बात सुन लेता है। वो कह रही थी कि कितना मुश्किल हो गया है कोर्टयार्ड, मतलब आंगन में झाड़ू देना उसके लिए, ठीक है। उस औरत की जैसी वो बात सुनता है, सीताराम बंडल को पकड़े पकड़े वो कहता है कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जिसको काम की तलाश है, अगले महीने से वो ज्वाइन कर सकता है। एक्चुअली अभी वो सेठ गोविंद राम के बैंक में काम करता है, लेकिन वो लोग उसे पे ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से छोड़ना चाह रहा है। मिसेस प्रकाश कंफर्म करती हैं, ओह इज दैट सो, क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, पे क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? सेठ सीताराम विद अ शॉक कहते हैं, कंधे उचकाने को। तो कंधे उचकाते हुए कहता है कि शायद उनके पास पैसे की कमी है, तभी नहीं दे रहे हैं वो। तो सीताराम की ये बात सुनकर मिसेस प्रकाश को हंसी आ जाती है और वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम उससे कहना कि वो मेरे से मिलने आकर जब भी वो फ्री हो। सीताराम खुश होकर कि उसने अपने कस्टमर की भी मदद कर दी और अपने फ्रेंड की भी मदद कर दी, खुशी खुशी वो अपना बैग अपने कंधों पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद मिसेस प्रकाश निकल पड़ती हैं बाजार की तरफ। वो अक्सर क्लॉथ शॉप्स जाया करती थी दोपहर में, तो उसी पर्पज़ से आज भी वो क्लॉथ शॉप्स की तरफ निकली हैं। रास्ते में एक बड़ा सा छायेदार इमली का पेड़ है जो कि क्लॉक टावर के करीब है। यहाँ पर वो मिसेस भूषण को देखती हैं जो उस पेड़ के नीचे गर्मी से शेल्टर ली हुई थी, यानी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। और जाते ही मिसेस प्रकाश मिसेस भूषण को बताने लगती हैं, तुम्हें पता चला माय डियर कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पे नहीं कर पा रहा है। इसी सुबह मुझे एक कंप्लेंट मिली है एक स्वीपर बॉय की, जिसको 2 महीने से इन लोगों ने सैलरी ही नहीं दी है। फिर भी देखा जाए तो मिसेस प्रकाश ने ठीक ठीक बात बोली है। मिसेस भूषण काफ़ी चेंज कर देती हैं इस बात को, कहती हैं इट्स डिस्ग्रेसफुल, कितनी शर्म की बात है, एक स्वीपर को नहीं पे कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी कंडीशन सही नहीं है। दे मस्ट बी इन अ बैड वे, इन अ बैड वे मतलब इन अ बैड कंडीशन। जब एक स्वीपर को ये लोग पे नहीं कर रहे हैं तो नन ऑफ द अदर्स कैन बी गेटिंग पेड आइदर मीन्स ऑल्सो, दूसरे लोगों को भी ये पे नहीं कर रहे होंगे। मिसेस भूषण वहीं मिसेस प्रकाश को इमली के पेड़ के नीचे छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं अपने हस्बैंड की तलाश में, क्योंकि उनके पेट में कलबली हो रही थी कि कैसे तैसे अपने हस्बैंड को ये बात बताएं। उनके हस्बैंड बैठे हुए थे जुगल किशोर इलेक्ट्रिक गुड शॉप में, फ़ैन लगा हुआ था, फ़ैन के नीचे वो हवा ले रहे थे उनके हस्बैंड यानी मिस्टर भूषण। तो दुकान किसकी है? जुगल किशोर की। तो जुगल किशोर से ही वो बात कर रहे होते हैं और मिसेस भूषण अपने हस्बैंड से कहती हैं,
तो आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू दिस टाउन। भगवान जाने इस टाउन को क्या होता जा रहा है। आपको पता चला, बैंक बैंकक्रप्ट होने जा रहा है। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है विदाउट इनफ मनी, यानी बैंक के पास पैसा खत्म हो रहा है। इससे पहले कि मिस्टर भूषण कोई जवाब दे पाते अपने वाइफ की बात सुनकर, वो मिस्टर जुगल किशोर बोल पड़ते हैं, क्योंकि मिस्टर भूषण मिस्टर जुगल किशोर की शॉप में बैठे हुए हैं। तो मिस्टर जुगल किशोर अचानक से अपनी कुर्सी से उठते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने? किस बैंक की बात कर रही? कौन सा बैंक बैंकक्रप्ट हो रहा है? तो जवाब में मिसेस भूषण कहती हैं, अरे मैं सेठ गोविंद राम के बैंक की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स। मैंने सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर रहे हैं, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आप मुझसे ये तो नहीं कहने वाले मिस्टर किशोर कि आपका भी अकाउंट है उस बैंक में? ये सुनकर मिस्टर जुगल किशोर जवाब देते हैं, नहीं मेरा तो अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी का अकाउंट है उस बैंक में। और ये कहकर वो अपने पड़ोसी, जो कि नेक्स्ट डोर पे ही एक बार्बर था, फैज़ हुसैन, उसको आवाज़ लगाते हैं, फैज़ हुसैन तुमने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी? सेठ गोविंद राम का बैंक कोलैप्स होने वाला है, यानी पैसा ख़त्म होने वाला है बैंक में। बेहतर है कि तुम जाओ और अपना सारा पैसा निकाल के ले आओ, अभी टाइम है। फैज़ हुसैन, जो कि एल्डरली यानी बुजुर्ग जेंटलमैन के बाल बना रहा था, बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाता है, यानी चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है। इतना सरप्राइज हो जाता है कि उसका हाथ हिल जाता है, और हाथ हिलने की वजह से कस्टमर यानी जो बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था, उसके राइट ईयर में एक कट लग जाता है। निक जो कहते हैं, मेड अ स्मॉल कट ऑन समथिंग बाय एक्सीडेंट, गलती से कहीं कट लग जाना। तो जैसे ही कट लग जाता है, वो कस्टमर येल्प्ड विद पेन, येल्प कहते हैं शाउटेड, वो दर्द से चिल्लाता है, और दर्द के साथ साथ उसको डिस्ट्रेस भी था। डिस्ट्रेस कहते हैं फीलिंग ऑफ ग्रेट वरी एंड अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस यानी वो भी दुखी हो गया सुनकर। दर्द क्यों था? क्योंकि उसको कट लग गया था। और डिस्ट्रेस, दुखी वो क्यों हो गया था, आगे बताया जा रहा है। पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड। दर्द उसको इसलिए था क्योंकि उसको कट लग गया था, और डिस्ट्रेस यानी दुखी वो इसलिए था क्योंकि उसने इतनी खराब न्यूज़ अभी सुनी थी। With one side of his neck still unshorn, he leaped out of his chair. यानी नेक के एक तरफ अनशोन यानी कि बिना कटवाए हुए, बिना बाल कटवाए हुए, वो वहाँ से अपने चेयर से ही कूद पड़ता है। एंड स्पेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीड, जिसका मतलब है तेजी से भागना। तो वो रोड की तरफ निकलता है, जो कि जनरल स्टोर की तरफ जाती थी। वहाँ पे एक टेलीफोन था, जैसे पिछले ज़माने में पीसी होते थे, तो वैसे ही वहाँ पे एक टेलीफोन लगा हुआ था। वो सीधे सेठ गोविंद राम के नंबर को डायल कर देता है, और उसको पता चलता है कि सेठ तो घर पे है ही नहीं। तो वो कहाँ था? सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। फोन रखने के बाद बुजुर्ग इंसान यही सोचता है, ओह वाज दैट सो, क्या वाकई ऐसा है, यानी कि कश्मीर में वाकई सेठ छुट्टियां मना रहा है। बुजुर्ग इंसान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो भागते हुए वापस बार्बर की शॉप यानी फैज हुसैन के पास गया और उसको बताया, पता है बर्ड हैज फ्लोन, पंछी तो उड़ गया है। पंछी किसको बोला जा रहा है? बर्ड, सेठ गोविंद राम को। यानी वो कहना चाह रहा है कि सेठ गोविंद राम ये टाउन छोड़ के भाग गया है, कुछ ना कुछ तो कोलैप्स है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो कोलैप्स बोला जा रहा है पैसे को लेकर, यानी पैसे का कुछ घोटाला हुआ है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कहता है कि मैं बाकी बचे बाल बाद में कटवा लूंगा। फिर वो डैश्ड आउट ऑफ द शॉप का मतलब है दुकान से बाहर निकलता है। अभी किसके दुकान में खड़ा था? वो फैज हुसैन के। तो उस दुकान से वो बाहर निकलता है, मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस। टू मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है तेजी से बिना कुछ और किए हुए डायरेक्टली कहीं भागना, कहीं जाना। तो वो बुजुर्ग इंसान तुरंत वहां से निकलता है अपने ऑफिस के लिए और चेकबुक के लिए, यानी उसको पैसे निकालने थे, इस वजह से वो अपने ऑफिस चेकबुक लेने गया था। इसके बाद ये न्यूज़ बाजार से होते होते फैलती चली गई। जैसे एक फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है, वैसे ये न्यूज़ भी बढ़ती चली जा रही थी। जनरल स्टोर से ये टी शॉप तक पहुंच गई, और वहाँ पे जितने कस्टमर्स बैठते थे उनमें सर्कुलेट हो गई। उसके बाद बहुत सारे पान सेलर थे, वहाँ तक बात फैली। फिर टेलर्स के यहाँ जो फ्रूट वेंडर थे, फ्रूट बेचने वाले थे, जूलर्स थे, बेगर जो पेवमेंट पे यानी कि सड़क के किनारे जो बेगर्स भिखारी बैठे हुआ करते थे, उन तक ये बात पहुंच गई कि बैंक कोलैप्स हो रहा है, बैंक इंसॉल्वेंट हो रहा है। कई आदमी तो झुंड बना बना के सिचुएशन को डिस्कस करते थे सड़क के किनारे। द स्मॉल टाउन इन द फुट हिल्स, फुट हिल्स कहते हैं पहाड़ियों के नीचे के भाग को, नीचे के एरिया को, राइट। तो ये जो टाउन था जिसकी बात हो रही है सेठ गोविंद राम के टाउन की, जहाँ पे बैंक वगैरह था, तो ये टाउन फुट हिल्स में था।
और ना के बराबर, ये सेल्डम कहते हैं रेयरली, ना के बराबर यहाँ कोई क्राइसिस आई थी, ना कभी बाढ़ आई थी, ना कभी भूकंप आया था, और ना ही कभी सूखा पड़ा था। And so the imminent crash of the local bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. Imminent कहते हैं कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन जो होने वाली होती है, राइट। तो यहाँ पे अनप्लेजेंट सिचुएशन जो कि होने वाली है वो किसकी बात हो रही है? क्रैश ऑफ द लोकल बैंक। यानी इन लोगों को ये लग रहा है कि बैंक इंसॉल्वेंट होने वाला है, बैंक के पास पैसा खत्म होने वाला है। तो ये जो इमिनेंट क्रैश होने वाला था इन लोगों की नज़रिए से, इसकी वजह से हर कोई बात कर रहा था, स्पेक्यूलेट कर रहा था। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है टू डिस्कस कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि सब लोग अपना अपना डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या कॉज हो सकता है बैंक इंसॉल्वेंट होने का, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब लोग इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, क्योंकि क्राइसिस वगैरह तो आई नहीं थी कभी कि जो लोग फ्लड्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करते, तो इनके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला था। इस वजह से हर कोई बात कर रहा था। एंड दे वर रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। फ्रेंजी कहते हैं स्टेट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी। तो लोग बड़ा परेशान हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रहा था। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइडेडनेस। फार साइडेडनेस कहा जाता है विजडम, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बता सको। तो लोग अपने फार साइडेड्स को बोस्ट कर रहे थे, हाँक रहे थे, यानी उनको समझ आ रहा था कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि अच्छा हुआ उन्होंने पहले ही पैसा निकाल लिया, और कुछ लोग इसलिए खुश थे कि कभी उन्होंने पैसा रखा ही नहीं उस बैंक में। कुछ लोगों ने इस तरीके से स्पेक्यूलेट किया, यानी कुछ लोग ने ये गेस लगा रहे थे इस क्रैश का, यानी जो इंसॉल्वेंट होने जा रहा था बैंक, कुछ लोग गेस लगा रहे थे कि सेठ गोविंद राम का जो रहने का तरीका है वो बहुत प्लेजर लविंग वे से, यानी वो बहुत ही सुख चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से वो पैसा निकाल के खर्च कर रहा है और बहुत प्लेजर लविंग तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी ने तो ये भी बोला कि जो सेठ गोविंद राम है ये तो स्टेट छोड़ के भाग गया है। कुछ ने तो ये भी बोल दिया कि वो कंट्री छोड़ के भाग गया है, और दूसरे ये इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो यहीं इसी टाउन में कहीं छुप गया है। Someone who had a relative working as a clerk in the bank. उस बैंक में एक क्लर्क था जिसके रिलेटिव ने उसको एक बार कॉल किया और पता लगाने की कोशिश करी कि चल रहा है, असलियत क्या है, अंदर की बात क्या है, ठीक है। तो उसको जवाब यही मिला एक क्लर्क के जरिए। क्लर्क ने यही जवाब दिया अपने रिलेटिव को कि मुझे नहीं पता इस बारे में कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं हमारे बैंक के बारे में इस तरीके से। मुझे केवल ये पता है कि आधा का आधा टाउन यहाँ आ पहुँचा है, अपना पैसा निकालना चाहता है। हर कोई पागल हो गया है, एवरीवन सीम्स टू हैव गॉन मैड। तो ऐसा क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि इन लोग को तो कुछ पता ही नहीं है ना कि कैसे ये खबर उड़ गई है कि पैसा खत्म हो रहा है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि एवरीवन सीम्स टू हैव गॉन मैड। लगता है हर कोई पागल हुआ जा रहा है ये कह के कि पैसा खत्म होने वाला है, हमें अपना पैसा चाहिए, कह के पैसा निकालने आ रहा है। इसके जवाब में वो रिलेटिव कहता है कि अफवाह फैलाई गई है कि तुम में से किसी को सैलरी नहीं मिली है। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? रिलेटिव। जो क्लर्क का रिलेटिव है वो क्लर्क से पूछ रहा है कि अफवाह तो ये फैली हुई है कि तुम लोग को पेमेंट नहीं मिल रही है। तो जवाब में वो क्लर्क कहता है कि क्लर्क्स को तो सैलरी मिल रही है, अगर नहीं मिल रही होती तो हम काम ही क्यों कर रहे होते, हमें सैलरी मिल रही है, सारे क्लर्क्स को सैलरी मिल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि जो हमारे यहाँ के पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनको सैलरी थोड़ा लेट हो जा रही है, और ये जो रीज़न है सैलरी लेट होने का, कोई शॉर्टेज ऑफ मनी इसका रीज़न नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है देने को। एक्चुअली जो क्लर्क इन पार्ट टाइम वर्कर्स की पेमेंट बनाता है वो छुट्टी पर चल रहा है, और तुम मुझसे तो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसका काम करूँगा। क्या तुम मुझसे यही एक्सपेक्ट करते हो? मैं उसका नहीं काम करूँगा, वो जब आएगा वापस तो देखा जाएगा। और ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। हर कोई अपना पैसा निकालने आ रहा था बैंक में। इस वजह से दोपहर तक बैंक के पास जितना रेडी मनी यानी जितना कैश था वो ख़त्म हो जाता है, और जो मैनेजर था वहाँ का, जो हैरेस्ड हो चुका था, बहुत थक चुका था लोगों के पैसे निकालने की वजह से, हेल्पलेस हो गया। यानी अब उसके पास कैश बचा ही नहीं। और इमरजेंसी फंड्स जो लिए जाते हैं, आपको पता होगा किसी बैंक में अगर पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो खुद लोन लेता है, ठीक है, सरकारी बैंक से। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई से लोन लिया जाता है, बाकी बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इमरजेंसी फंड्स किसी गवर्नमेंट बैंक से ही लिया जा सकता था, लेकिन फिलहाल क्लोजिंग टाइम हो रहा था, समय नहीं रह गया था कि किसी बैंक से यानी किसी गवर्नमेंट बैंक से फंड लिया जाए। तो क्लर्क्स अपना काउंटर्स बंद करने लगते हैं, लेकिन जो भीड़ बाहर खड़ी हुई थी ना, वो सब चिल्ला रहे थे। लोग कह रहे थे हमें हमारा पैसा चाहिए, आज ही हमारा पैसा दो, नहीं तो हम तोड़ फोड़ मचाएंगे। और सेठ गोविंद राम को कहीं से लेके आओ, कहाँ छुपा बैठा है, किस कोने में, वॉल्स कहते हैं रूम्स को, किस कोने में जाके बैठ गया है, उसको लेके आओ हमारे सामने।
मिसचीफ मेकर्स यानी जो झगड़ालू लोग थे, जिनका सिंगल पैसा भी बैंक में नहीं था, वो लोग भी उस भीड़ को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो मैनेजर था लोगों को शांत कराने के लिए बैंक के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और भड़के हुए जो कस्टमर्स थे, एंग्री कस्टमर्स जो थे, उनको शांत करने लगता है और सबको वो बताता है कि बैंक के पास काफ़ी पैसा है, अगले सुबह आप लोग आइएगा, आप सबको आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप अगले सुबह आइएगा। मैनेजर की ये बात सुनकर लोग और भड़क जाते हैं, कहते हैं नहीं, हमें हमारा पैसा अभी चाहिए, अभी 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 चाहिए। कुछ लोग तो ईंटें पत्थर फेंकने लगते हैं। इस वजह से मैनेजर को बंद करना पड़ता है गेट, आयरन ग्रिल गेट जो लगा हुआ था वो बंद कर देता है। और यही नहीं, जो ईंट पत्थर इन लोग फेंक रहे थे ना, उनमें से एक ईंट इतनी तेजी से आती, इतनी तेज स्पीड के साथ आती है, हर्टल कहते हैं, फ्लू एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से आती है और प्लेट ग्लास विंडो को चूर चूर कर देती है। उस प्लेट ग्लास विंडो पे एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था बैंक के एसेट्स का, कि बैंक में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो वो टूट जाता है। बस आप समझ सकते हो क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है, तो तभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। तो सारे पुलिस वाले जो बैंक की सीढ़ियाँ थी वहाँ चढ़ते हैं और वहाँ से लोगों को धक्का देके पीछे करते हैं और लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे। धीरे धीरे हर कोई वहाँ से चला गया। डिस्पर्स का मतलब होता है मूव्ड अपार्ट, ये चिल्लाते हुए कि सुबह वापस आएंगे, यानी कि पैसा लेने सुबह आएंगे। तो ये सब सिचुएशन हो गई थी। नाथू जिससे कहानी स्टार्ट हुई थी, उसको ये सब पता ही नहीं था। वो अपने काम से काम रखता था, उसे पता नहीं था कि टाउन में हो क्या रहा है। तो अगली सुबह वो बैंक के जो स्टेप्स थे, जो सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आता है। तो वो वहाँ पे देखता है कि वेस्ट मटेरियल, फ्यूज़ कह रहे हैं वेस्ट मटेरियल को। तो भीड़ ने जो भी ईंटें पत्थर फेंके थे, जो भी कूड़ा मचाया था, जो कि ग्लास भी टूट गया था, तो काफ़ी कुछ पड़ा था वहाँ पे। ये देखकर नाथू को बहुत गुस्सा आ जाता है। देख के वो समझ तो जाता है कि ये किसी मिसचीफ मेकर ने ही किया होगा। अपना हाथ को वो बड़ा गुस्से में उठाते हुए कहता है, गुंडास, हुलिगन्स, काश कि उनको हजारों बीमारियां हो जाएं। और वो बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या ये काफ़ी नहीं था कि मुझे इर्रेगुलर पे किया जा रहा है, 2 महीने से मेरी सैलरी नहीं आई है, अब देखो ना काम और बढ़ गया है। और ये कहकर वो ही स्मैक द स्टेप्स विद हिज ब्रूम। स्मैक कहते हैं किसी को चपत लगाना, किसी को हिट करना। तो यहाँ फिलहाल वो झाड़ू को पटक रहा है ज़मीन पर, उस रिफ्यूज़ को स्कैटर करने के लिए, हटाने के लिए, एक जगह करने के लिए, ताकि वो वहाँ से उठा सके। इतने में सीताराम, वही वॉशरमैन का बेटा, अपनी साइकिल से उतरते हुए आता है नाथू के पास और कहता है, गुड मॉर्निंग नाथू, तुम तैयार तो हो ना अगले महीने की 1 तारीख से नई जॉब करने के लिए? मैंने तुम्हारी नई जॉब ढूंढ ली है और मुझे लगता है कि तुम्हें जॉब नई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बैंक जहाँ तुम अभी काम कर रहे हो ये तो बंद हो रहा है। नाथू को तो कुछ पता ही नहीं था। वो पूछता है, क्या कहा तुमने? बैंक बंद हो रहा है? तो सीताराम जवाब देता है, तुमने नहीं सुना, बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है बैंक के पास। बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो पैसा मांगने के लिए अपना, इससे पहले कि दूसरे यहाँ आ पहुंचे और अपना पैसे की डिमांड करो, और अगर तुम्हें मिल जाता है तो यू विल बी लकी। अपना हाथ वो बहुत ही खुशी खुशी हिलाता है वहाँ से और अपने बाइसिकल से वहाँ से गुजर जाता है। यानी कि सीताराम को भी पता नहीं है कि उसी के स्टेटमेंट के जरिए ही इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई है, राइट। और ना ही नाथू को पता है कि मेरी और सीताराम की ये कॉन्वर्सेशन एक नया मोड़ दे देगी। तो नाथू वापस से झाड़ू लगाने लगता है उन सीढ़ियों पर और वो अपने आप से बुदबुदाने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, खुद से बातें करने लगता है। और जब वो अपना काम निपटा लेता है तो वो जो सबसे नीचे वाली जो स्टेप थी, सीढ़ी थी, वहाँ पे बैठकर मैनेजर का इंतज़ार करने लगता है। अब वो डिटरमिन्ड था, वो निश्चिंत था कि अब तो उसकी पे मिल ही जाएगी, क्योंकि सब अपना पैसा निकालने के लिए आ ही रहे हैं, तो मुझे तो आज तो अपना पैसा मिल ही जाएगा। तो वो निश्चिंत हो जाता है। लेकिन नाथू को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स। किसने सोचा था कि बैंक कोलैप्स हो जाएगा, यानी किसने सोचा था कि बैंक के पास पैसा खत्म हो जाएगा। और सड़क के उस पार देखकर वो यही बात रिपीट करता है, आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड। मुझे अजीब लग रहा है कि ये हो कैसे गया, कैसे बैंक के पास पैसा खत्म हो गया। और यहीं पे आपका लेसन खत्म हो जाता है। यानी खुद सीताराम को ना ही नाथू को पता चल पाता है कि ये अफवाह फैली कैसे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।